नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में गत दिनों जहरीली शराब पीने के कारण मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देते हुए 11 लोगों के परिजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी। यह सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। इन 11 लाभार्थियों में से 4 सदस्यों के परिवारों को 5 लाख रुपए और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जहरीली शराब के कारण मृत्यु होने की घटना पर बोलते हुए कहा कि इस घटना पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज की गई है और L13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। साथ ही उन पर 2 करोड़ 51 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में यमुनानगर में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अम्बाला में भी 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 16 लोगों को पकड़ा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 50 दिनों के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। राज्य में लगभग 5000 से 7000 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थलों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, जहां मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने प्रेस वार्ता में जिला जींद में स्कूली छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ऐसी घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संबंधित स्कूल में महिला प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया है और 16 नए स्टाफ की नियुक्ति की गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया को पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके सेमिनार आयोजित करने के लिए कहा गया है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं कोई पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तो पहले ही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया है और फांसी की सजा का प्रावधान किया है। दयालु स्कीम में जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है। इसमें भी राशि 1159 लोगों को 44 करोड़ 48 लाख रुपया आज उनके बैंक में ट्रांसफर समझो हो गई। इसी प्रकार दूसरा विषय है कि अभी पिछले दिनों में जो शराब, जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस है L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अम्बाला के दर्ज किए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ ही जो ये लाइसेंसधारी हैं, 4 लोग हैं, मांगेराम पुत्र राजपाल, अमरनाथ पुत्र रतन सिंह, गौरव कंबोज पुत्र राजकुमार, सुशील कुमार पुत्र प्रेमपाल, इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है
और इनके जो जोन है रिटेल वेंड लाइसेंस जो जोन होते हैं 12 जोन, 6 शहरी 6 ग्रामीण, ये भी रद्द कर दिए गए हैं। 41 सब वेंड इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार से एक जिसको कहना चाहिए एक सख्त कदम हमने इसलिए उठाया कि इस प्रकार की हिम्मत आखिर कोई व्यक्ति न कर सके, और लोगों को भी हमने आगाह किया है कि ऐसे जो सर्वेंट्स हैं इनसे कोई भी ऐसा मटेरियल कोई ना खरीदे जिसकी जहरीला होने की जिसकी आशंका बन सकती है, तो वो सारे विषय भी हमने बंद कर दिए हैं। जो आज दयालु स्कीम में हमने बेनिफिशियरीज को पैसा जो ट्रांसफर किया है उसमें 11 लोग ये लोग भी हैं। 18 की डेथ हुई है तो 11 लोग उसमें कवर होते हैं, उनको भी पैसा भेज दिया गया है। ज्यादातर लोग तो उसमें 5 लाख रुपए वाले हैं, कुछ 3 लाख वाले हैं आयु के हिसाब से। एक ऐसा है जो सिंगल मेंबर फैमिली था तो उसको तो पैसा भेजने का कोई कारण बनता नहीं कि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। 3 अभी ऐसे बचे हैं जिनका अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके डेथ का कारण भी नहीं पता लगा है। इस प्रकार से बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा। एक विषय सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी हमने उनके मानदंड तो पीछे बढ़ाए ही हैं। एक स्कीम लागू की गई है, उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ही मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। एक विषय है कोविड का। कोविड के दिनों में हमको मालूम है कि बहुत से नियम केंद्र सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, उसको सख्ती से लागू करने की बात भी ये हमेशा आई है। तो उस समय जो लोग डिफॉल्टर थे, ऐसे डिफॉल्टर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती थी, एफआईआर भी रजिस्टर होती थी। अब चूंकि वो एक विषय ऐसा था उसके बारे में उस समय तो पता नहीं था ये कोविड किस तरफ जाएगा और कब ये समाप्त होगा। अब प्रभु कृपा से सबके प्रयत्नों से कोविड समाप्त हुआ है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि उस समय के जो एफआईआर्स हैं 8,275 एफआईआर्स हैं उस कार्यकाल की, हम इसकी प्रोसेस वापस लेने की ये चालू करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी थोड़ी दखलंदाजी होगी। कोर्ट से इन सबको वापस कर 8275 तो 8275 ये हैं। और इसमें भी अगर संख्या के हिसाब से जो बड़े जिले हैं, बड़े जो जिले हैं उसमें गुरुग्राम है 1030, झज्जर 814, फरीदाबाद 765, करनाल 545, रोहतक 646। और जो लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाद में उनकी सबकी जमानत हो गई है, वो अरेस्ट हुए थे 14,127 लोग। एक प्रकार से इतने लोगों से को ये राहत मिल जाएगी, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ट्रायल भी है, कुछ तो उसमें बल्कि
कन्विक्टेड भी हैं, छोटी मोटी सजा हुई होगी उनको, हाँ, या जुर्माने हो गए होंगे, उन्होंने भर दिया होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी बचे हैं उनको सबको कोर्ट में कह करके इसको वापस लिया जाएगा। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित हैं, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में एक भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाकी देश में खास करके जो चुनाव के राज्य हैं या फिर चुनाव के राज्यों के आसपास वाले चुनाव जो राज्य जिन्होंने इसमें भागीदारी नहीं की है, हरियाणा जिसमें आता है, तो ऐसे राज्यों को अपनी, जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओज भी करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास से एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है। बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन इस महीने के, 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं। वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम के एवरेज हर दिन आ जाए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।